हेलो स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है ओनली सुपर क्विज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं जो आपको HSSC, SSC, NTPC जैसे एग्ज़ाम्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए पढ़िए, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किसके वैश्वीकरण की संभावना सबसे कम है? विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन? देखिए, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। हमारे पास ये टर्म है ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब कितने लोगों को पता है, जरा मुझे कमेंट करिए। कितने लोग जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन कैन अफेक्ट द लेबर ऑफ मार्केट। ग्लोबलाइजेशन किसको अफेक्ट करेगा? मार्केट की लेबर को। बाय इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जिससे क्या होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या करने की कैपेसिटी बढ़ेगी? टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी, यानी कि नए नए अवसर को बनाने की, नए नए अवसर खोजने की उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। फॉर वर्क एंड प्रोडक्शन, उनके वर्क काम करना और प्रोडक्शन उत्पादन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब देखिए इस हिसाब से हम हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करके आएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए एक बार। आपका ऑप्शन ए क्या है? सिलेक्शन ऑफ लेबर फोर्स, लोकेशन ऑफ कैपिटल वर्क्स, टू मैनेज रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? वो आपका सही हो जाएगा आंसर बी, वह स्थान जहां पूंजी कार्य करती है, लोकेशन ऑफ कैपिटल वर्क्स। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए, किसी देश का ब्याज स्तर FDI से किस प्रकार प्रभावित होता है? हाउ द इंटरेस्ट लेवल ऑफ अ कंट्री इज अफेक्टेड बाय FDI? बताइए क्या होगा? FDI का स्तर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, अनअफेक्टेड रहेगा, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज, वृद्धि या कमी होती रहेगी? चलिए पहले एक फुल फॉर्म जानेंगे। FDI ये क्या होता है? FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है जो फॉरेन कंट्रियां हैं वो हमारे देश में कोई प्रोजेक्ट हुआ और फॉरेन कंट्रियां चाहती हैं कि हम उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, तो वो बिना किसी रुकावट के हमारे उस प्रोजेक्ट में, हमारी कंट्री के प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? FDI कहते हैं। जिससे हमारी जो LPG है, LPG का फुल फॉर्म क्या होगा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही FDI लॉन्च हुई थी। अब देखते हैं अपन, एक चीज़ और बात होगी इसमें कि FDI अगर बढ़ जाती है तो डायरेक्टली क्या होगा? आपकी मनी सप्लाई, MS लिख देती हूँ मैं इसको, मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ गई, इससे क्या होगा? आपका जो इंटरेस्ट का लेवल है उसको अगर बढ़ा देंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे पास मार्केट में इतनी ज़्यादा मनी सप्लाई कंट्री में हो रही है तो उससे क्या होगा? इंटरेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी कंट्री की। चलिए इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या टिक करके आएंगे हम? इसका सही आंसर हम टिक करेंगे ऑप्शन बी, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या होगा। अगला सवाल होगा, निम्नलिखित बाजार रूपों में से कौन सा फर्म कीमत पर नियंत्रण का उपयोग नहीं करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स ऑफ फर्म डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइजेस? ये मैं आपको काफ़ी बार समझा चुकी हूँ। इसका करेक्ट आंसर आई होप आपको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑब्वियस बात है, इसका सही आंसर क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन। मैंने बताया था कि आपको परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करते हैं, और ये लोग क्या होते हैं?
प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर, ये लोग प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, डिमांड ऑफ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन, वस्तु की मांग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए परचेजिंग विल, ऑप्शन बी परचेजिंग पावर, टैक्स पॉलिसी या फिर एडवर्टाइजमेंट। देखिए अब क्या होगा, हम यदि हमारे पास किसी गुड्स को खरीदने की शक्ति ही नहीं है तो हम उसकी डिमांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यानी कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है तो हमारी डिमांड कैसे हो सकती है उसकी? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? परचेजिंग पावर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अर्थशास्त्री नहीं है? Who among the following is not a classical economist? बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी जे.एम. कीन्स आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जे.एम. कीन्स एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी ज़्यादातर थ्योरी मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर दी हैं। अगला सवाल देखिए, और जो आपके ऑप्शन ए बी सी हैं वो सब कौन है? वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, पूंजी बाजार में दीर्घकालीन निधियों को या तो कुछ संस्थानों से ऋण लेकर या फिर डैश के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म फंड्स इन द कैपिटल मार्केट कैन बी रेज्ड आइदर बाय बोरोइंग फ्रॉम सर्टेन इंस्टीट्यूशंस और थ्रू। अब देखिए इसका आंसर आप अपने ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। इशू अ नोट, टेकिंग लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, टेक इशू ऑफ सिक्योरिटीज और टेकिंग लोन फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सोचिए थोड़ा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, टेकिंग सिक्योरिटीज, इशू सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां जारी करके। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र इसके तट से कितनी दूरी तक होता है? हाउ फार डज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ अ कंट्री एक्सटेंड फ्रॉम हर कोस्ट? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर। अगर आपसे वो पूछे कितने नॉटिकल माइल्स होगा तो हम क्या लिखेंगे? वो होगा 200 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल, मील जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए, निम्न में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज नेशनल डेब्ट? नेशनल डेब्ट क्या होता है? दोबारा देखिए, ऑप्शन ए देखते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, बी है आपका लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सी है इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड डी है प्रोविडेंट फंड। क्या होगा इसका सही आंसर? बताओ, कमेंट करो कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इंश्योरेंस पॉलिसीज नेशनल डेब्ट नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए, वास्तविक मजदूरी का मुख्य निर्धारक है, द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ रियल वेज इज? ऑप्शन ए एक्स्ट्रा अर्निंग्स, ऑप्शन बी नेचर ऑफ वर्क, ऑप्शन सी प्रमोशन प्रोस्पेक्ट, ऑप्शन डी परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेज क्या होता है। जो हम वेज प्रोवाइड करते हैं, वेज का मतलब भत्ता, भत्ता कह सकते हैं उसको। जैसे किसी लेबर ने हमारे लिए काम किया और हमने उसको उसकी सैलरी दी तो वो उसकी वेज होगी। वेज क्या होता है? जो वेज हम देते हैं उसे हम नॉमिनल वेज कहते हैं। नॉमिनल वेज हमने दे दी। लेकिन रियल वेज क्या होती है? रियल वेज वो होती है कि मार्केट में जाके हम उस वेज से कितना प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं, ये उसकी रियल वेज होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, मुद्रा की क्रय शक्ति
ही वास्तविक मजदूरी का निर्धारक है? अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या है? निजी प्रयोजक आय होती है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू पर्सनल इनकम, ऑलवेज मोर देन पर्सनल इनकम, इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। इसका सही आंसर क्या है आपका? सोचिए थोड़ा, कमेंट कीजिए। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी पीडीआई, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इक्वल टू द पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। निजी आय में से प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद बचने वाली राशि के बराबर होता है आपका पीडीआई। इनकम टैक्स पे करने के बाद जो रुपया हम खर्च कर सकते हैं ना, एक्चुअली में वो ही पीडीआई होता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देश की राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया? Who prepared the first estimate of national income for the country? आपके ऑप्शन देखिए क्या है? स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इनकम कमेटी, दादा भाई नौरोजी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन ए में है स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप मुझे ये बताइए कि इंडियन स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताओ। और मुझे ये भी बताओ कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको दो हेडक्वार्टर बताने हैं, एक स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है और सेकंड है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए मैं बताती हूँ। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, कलकत्ता जिसको हम बोलते हैं, कोलकाता। और सेंट्रल स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, इसका कहाँ होगा आपका? न्यू दिल्ली, एनडी लिख देती हूँ, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर होगा। ये आप याद रखें, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए, क्या लिखा है? दवाई दुकान में इस्तेमाल किया जा रहा रेफ्रिजरेटर किसका उदाहरण है? अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग इन अ केमिस्ट शॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या होगा? रेफ्रिजरेटर तो पहले से बना हुआ है, तो उसका क्या ही आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी, फाइनल गुड, अंतिम वस्तु। देखिए अब इसको थोड़ा समझते हैं कि कंज्यूमर गुड्स और फाइनल गुड इज एनी कमोडिटी that is produced or resumed or consumed by the customer to satisfy current wants or need। यानी कि फाइनल गुड्स क्या होगा? जब किसी उपभोक्ता को उसकी करंट का मतलब क्या होता है? जो अभी होना चाहिए, अर्जेंट टाइप, उसकी सेटिस्फाई करंट नीड्स को फुलफिल कर दे, वो होगा आपका फाइनल गुड। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको ठंडा पानी चाहिए। ठंडा पानी आप फ्रिज से मिल जाएगा आपको ठंडा पानी, यानी कि आप कंज्यूमर हैं और आपकी वांट है कि आपको ठंडा पानी चाहिए, और रेफ्रिजरेटर आपका फाइनल गुड हो गया कि आपको फ्रिज से आपको ठंडा पानी मिल जाएगा। आपकी जो नीड है उस समय की वो फुलफिल हो रही है, ये होती है फाइनल गुड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, विनिवेश है, डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑप्शन ए offloading of shares of private company to government, offloading of government shares to private companies, increase in investment, closing down of business concern। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा offloading of government shares to प्राइवेट कंपनीज, सरकारी अंशों की निजी कंपनियों की बिकावली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए, निम्न में से कौन सा एक विकासात्मक व्यय है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर?
डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा है? ऑप्शन ए इरिगेशन एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी डेब्ट सर्विस, ऑप्शन डी है ग्रांट इन एड, सहायता अनुदान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इरिगेशन एक्सपेंडिचर, सिंचाई व विकासात्मक वे है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। हरित बैंकिंग का अर्थ है, ग्रीन बैंकिंग मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री बाय बैंक्स, फाइनेंसिंग ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट बाय बैंक्स, फाइनेंसिंग ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बाय बैंक, नन ऑफ अबोव। इसका सही आंसर होगा, क्या हो सकता है बताओ? ग्रीन बैंकिंग, अगर हम तुक्का भी लगाएंगे तो क्या ही सोचेंगे, ग्रीन बैंकिंग पेड़ पौधों से संबंधित होगा, तो और यहाँ पे तो सब कुछ ही पेड़ पौधों से संबंधित हो गया। तीनों आंसर मिलते जुलते हैं ना आपके, तो आप सोचिए, आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं बताती हूँ, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फाइनेंसिंग ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय बैंक्स, यानी कि बैंक पैसा लगाती है एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में, उसे ही हम ग्रीन बैंकिंग कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। निम्न में से कौन साख नियंत्रण की एक मात्रात्मक तकनीक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक? ऑप्शन ए बैंक रेट, ऑप्शन बी कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन सी स्टेटस्टरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन डी इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स। क्या आंसर होगा इसका सही? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बचत जमा पर ब्याज की दर में वृद्धि। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए गुड मनी ड्राइव्स बैड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, सी गुड एंड बैड मनी कैन नॉट सर्कुलेट टुगेदर, और डी कैन नॉट से, नहीं कह सकते कुछ भी। सबसे पहले इसको सही या गलत साबित करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गुड और बैड मनी क्या है। इसके लिए हम देखिए पढ़ते हैं कुछ क्या होता है। इन इकोनॉमिक्स ग्रेशम्स लॉ, इकोनॉमी में ग्रेशम लॉ है जो क्या कहता है, इज अ मनीटरी प्रिंसिपल, ठीक है। उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ग्रेशम के लॉ, यानी कि देखिए किसका लॉ है ये लिखा है ग्रेशम, ये है स्पेलिंग ग्रेशम, एम है ये। ग्रेशम का जो लॉ है वो क्या कहता है कि गुड मनी बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, यानी कि बैड मनी ड्राइव आउट कर देता है किसको? गुड मनी को। जैसे कि हम इसके लिए एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास कोई दो चीज़ें हैं जिनकी फेस वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू सेम है, ठीक है। एक उसकी गुड मनी है और दूसरी उसकी बैड मनी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग गुड मनी को तो होल्ड करके रखते हैं और जो बैड मनी होती है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होती रहती है। ये किसने कहा था? ये लॉ किसका है? ये है लॉ ग्रेशम का लॉ है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आपका आंसर बी एकदम करेक्ट है कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, मुद्रा का अवमूलन किसकी वजह बनता है? डीवैल्यूएशन ऑफ कंट्री करेंसी लीड्स टू, ऑप्शन ए एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, कंट्रैक्शन ऑफ इंपोर्ट ट्रेड्स, एक्सपेंशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और ऑल ऑफ द अबोव। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ अबोव इसका करेक्ट आंसर होगा। मुद्रा का अवमूलन किसकी वजह होता है? निर्यात व्यापार में विस्तार होना चाहिए, आयात व्यापार का सिकुड़ना होना चाहिए, आयात स्थानांतरण का विस्तार होना चाहिए। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए।
इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ in a union list, in a state list, in the concern list, unspecified in any special list. इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले ये देखिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग किसका पार्ट है। पार्ट पूछ रहे हैं हम, सब्जेक्ट अभी इसके अंदर बताएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये पार्ट किसका है? किसका पार्ट है ये पार्ट है सेंटर का, सेंटर गवर्नमेंट का पार्ट होता है इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं आज की दुनिया में? नीति आयोग। इसका नाम है नीति आयोग के नाम से हम इसे जानते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, इन द यूनियन लिस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, आरबीआई की खुले बाजार की क्रियाएं किसके क्रय एवं विक्रय से संबंधित हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, ऑप्शन ए कमर्शियल बिल्स, ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा सोचिए, आप बताएं, कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसका करेक्ट आंसर है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये आपका सही आंसर है। अब देखिए इसके बारे में 2 लाइन जानते हैं क्या होता है। आरबीआई अपने बॉन्ड्स को ओपन रखती है, क्यों रखती है? ताकि कोई भी उसका कस्टमर है, कोई भी जनता है, जाके उसको खरीद सके या वो उसके बॉन्ड को बेच सके। चलिए